नमस्कार, मैं शिवांगन से अनीता बोल रही हूँ। लोहड़ी और मकर संक्रांति पर्व की आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ये दोनों त्यौहार आप सबके जीवन में खूब उमंग उत्साह लेकर आए और खुशहाली लेकर आए, ऐसी मेरी आप सबके लिए प्रार्थना है। मैं अपने इंट्रोडक्शन वीडियो डाल रही हूँ, उसके अंतर्गत अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बता रही हूँ और उसको बीमारी से रिलेट कर रही हूँ। आध्यात्म के बिना बुढ़ापे में कोई रंग नहीं है, कोई रस नहीं है। बुढ़ापा बिल्कुल बेकार और हम अपने आप को ही कोसने लगते हैं और जो हमारा साथ देता है उसको भी हम परेशान करते हैं। मेरी जो बुढ़ापा आने से पहले ही बीमारी के कारण मेरा जीवन में भी कुछ बदरंग हो गए थे, मन में कुछ खराब रंग आ गए थे, जो अध्यात्म के सहारे धीरे धीरे उन मन में रंग भरने लगे। मुझे भगवान पर अटूट भरोसा होने लगा धीरे धीरे करके, क्योंकि अगर आप थोड़े भी सही राह पे चलते हो तो मुझे नहीं लगता कि भगवान आपको छोड़ देता है। मैं तो अपने जीवन के बारे में कुछ भी नहीं सोचती थी, न बीमारी के बारे में। मैंने केवल सहना सीखा, लेकिन भगवान ने अपने आप कैसे कहना सिखा दिया मुझे उसका पता नहीं चला। ये बीमारी चाहे भावनात्मक दबाव के कारण आई, लेकिन इसका जो अटैक मुझे आया दिल्ली में वो यूट्रस से शुरू हुआ। यूट्रस में मुझे प्रॉब्लम होने लगी और मैंने सब डॉक्टर्स को बता दिया था जहाँ भी मैं जाती थी कि मुझे यूट्रस की प्रॉब्लम है, लेकिन वो पकड़ नहीं पाए। बस इन्फेक्शन की दवाई दे देते थे, लेकिन मेरे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी और उसके कारण मैं भी धीमी चलती रही कि चलो कोई बात नहीं, यूट्रस तो इस एज में मेरे लिए कोई उसका रोल ज़्यादा नहीं है, वो एक बेकार पार्ट है शरीर का, समय पे अपने आप ठीक हो जाएगा, हो सकता है। डॉक्टर सही होंगे कि डॉक्टर्स को पता होता है और डॉक्टर्स चेक करते थे और मैं कहती थी कि आप मेरा यूट्रस रिमूव कर दो, लेकिन वो नहीं कर पाए कि नहीं कुछ भी नहीं है आपको प्रॉब्लम। लेकिन मैं बार बार कहती थी कि मुझे यूट्रस की प्रॉब्लम है, तो मैं फिजिशियन के पास जाती थी, वो कहते थे गायनिक के पास जाओ, गायनिक कहते थे फिजिशियन के पास जाओ। सफदरजंग में इसी तरह से मेरे 2 साल निकल गए, कुछ भी मुझे समाधान नहीं निकला। और लेकिन मुझे पक्का था, मैं पक्का श्योर थी कि मुझे प्रॉब्लम वही है। उसके कारण मुझे मल्टीपल प्रॉब्लम होने लग गई। मैं खड़ी खड़ी गिर जाती थी, मुझे चक्कर गोल गोल घूम जाती थी एक ही जगह पर। मुझे समझ में आया कि मेरे दिमाग का कंट्रोल कम हो रहा है या खत्म हो रहा है। तो फिर वो क्यों हुआ, अचानक से मैं कुछ ढूंढने लगी कि शायद मेरे पास निरोग धाम की कुछ किताबें पड़ी हैं, मैं उसमें देखती हूँ कुछ निकलेगा। तो मैं ढूंढ कर लाई निरोग धाम मैगजीन, उसमें दिखाया कि अनिद्रा रोग के लक्षण। उसमें वही दिखाया कि जो दिमाग हमारा जब काम नहीं करता, कंट्रोल खत्म हो जाता है बॉडी पर, तो हम शरीर को कंट्रोल में नहीं रख पाते। तो मुझे समझ में आया कि मुझे अनिद्रा रोग भी होने लग गया है, ये यूट्रस के कारण ही, क्योंकि नींद नहीं आती थी, मेरी आंखें स्थिर हो गई थी। जहाँ भी हॉस्पिटल में मैं जाती थी सब कहते थे, मेरे पास में जो पेशेंट बैठे होते थे, कि ऐसा लगता है आप सालों से नहीं सोए हो। मुझे समझ में आ गया कि यूट्रस तो अपने आप में कुछ भी नहीं है, लेकिन दूसरी मल्टीपल प्रॉब्लम्स मुझे डेवलप हो रही हैं। किसी ने मुझे बताया, सब मेरी परेशानी सुनकर, कि फोर्टेज हॉस्पिटल में डॉक्टर बहुत अच्छी है, लेडी डॉक्टर, शायद मुझे उनका नाम ठीक से याद नहीं है, डॉक्टर लेडी डॉक्टर थी, डॉक्टर वर्मा। तो मैं वहाँ गई। सबसे पहले मैंने कहना सीखा, मैंने कहना वहीं से सीखा। मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर आप मेरी बात ध्यान से सुनो, ना मुझे कोई मानसिक प्रॉब्लम है ना कुछ है, पक्का 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 मुझे यूट्रस की ही प्रॉब्लम है। मैंने सारे सिम्टम्स बताए। तब उन्होंने मेरा एक चेकअप लिखा, पेप्समेयर। तो उस पेप्समेयर में पूरा आ गया कि आपके जो यूट्रस में प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, यूट्रस ठीक है, लेकिन यूट्रस में जो नेक होती है उसके ऊपर बबल्स हैं और वहां पे आपके इन्फेक्शन है। वो इन्फेक्शन नीचे तक आता है, पूरा आपको पेन होता है। लेकिन इतने सारे डॉक्टर्स थे, कोई भी नहीं पकड़ पाया। डॉक्टर ने ये कहा कि मुझे अच्छे से समझाया कि हम आपका यूट्रस रिमूव भी कर देंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि वो नेक के ऊपर है, नेक के पकड़ के हम सीजर से यूट्रस काटेंगे। तो आपको हर साल पेप्समेयर करवाना पड़ेगा, इन्फेक्शन ना बढ़ पाए, कैंसर ना हो पाए, बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो वहाँ पे जो मुझे ट्रीटमेंट दिया, 15 दिन के अंदर मुझे नींद आने लग गई, मैं खड़ी होने लग गई, मैं छोटा मोटा सब कुछ करने लग गई। तो वो यूट्रस मेरी इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई, तो वो फिर मुझे ये अटैक आया, इसका रूमेटो आर्थराइटिस का अटैक आया, जो बाद में कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के नाम से हुआ। ये बहुत बाद में डायग्नोज हुआ। इससे पहले मुझे पता ही नहीं था और मैं वॉमिट करने जाती थी, मुझे फीवर रहने लग गया। जैसे ही वॉमिटिंग करने जाती थी तो मुझे वॉमिटिंग के साथ साथ यूरिन भी और टॉयलेट भी, दोनों साथ साथ, तीनों मेरे एक साथ एक तरह से आते थे।
और मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो एक बाबूजी थे, वो मुझे एक मैगजीन दे के गए, छोटी सी थी, गरुड़ पुराण का छोटा भाग थी। उसमें था कि अगर आपका वॉमिटिंग के साथ साथ टॉयलेट तीनों एक साथ चलते हैं, यूरिन भी और टॉयलेट भी और वॉमिटिंग भी, तो 8 दिन के अंदर मृत्यु निकट है। 8 दिन के अंदर मृत्यु हो जाती है, वो आदमी नहीं चलता, क्योंकि तीनों का वेग एक साथ। तो फिर मैंने वो पढ़ी, तो मुझे मौत से फिर भी डर नहीं लगा, लेकिन डर लगा कि घर में गंदगी हो जाएगी। 5-5 मिनट में मैं जा रही थी बाथरूम, और वॉमिट के साथ ये तीनों मेरे साथ साथ चल रहे थे। तब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे एडमिट करवाओ। मुझे रॉकलैंड में एडमिट करवाया गया। वहाँ पे डॉक्टर भी 5-6 दिन अच्छे से ट्रीटमेंट किया, और कई दिन मैं वहाँ पे रही। रॉकलैंड में मुझे लेकर गए एडमिट करने के लिए, तो उन्होंने एडमिशन के लिए मना कर दिया, क्योंकि उनके पास बेड खाली नहीं थे, लेकिन कुछ चेकअप लिख दिए थे। तो उन चेकअप में आया कि मुझे सीवियर यूरिन इन्फेक्शन है। तो उसमें मेरी पल्स साइज थी वो 2000 हो गई थी, जो एक क्रॉनिक प्रॉब्लम बन गई, मुझे पता भी नहीं चला। डॉक्टर्स ने कहा अगर 12 घंटे आपका और ये प्रॉब्लम रहती तो फिर आपकी दोनों किडनी फेल होने के चांसेस थे। तो उन्होंने मुझे दूसरे दिन जैसे ही हम गए एडमिट होने के लिए, उन्होंने मेरा स्ट्रेचर पर ही ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तो वहाँ से फिर मेरा जो प्रॉब्लम थी वो तो ठीक हो गई, वो तो नॉर्मल आ गए थे पल्स सेल्स, लेकिन जो दूसरी प्रॉब्लम थी उन्होंने बाहर से डॉक्टर बुला करके डायग्नोज करवाई। 8 महीने के बाद मेरा वहाँ से डायग्नोज होने के बाद में मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। और उससे पहले ही मैंने बता दिया था कि मैंने देख लिया था डॉक्टर उमा कुमार का इंटरव्यू, उसमें पता चल गया था कि रूमेटो आर्थराइटिस है। तो वो भी कई तरह की होती है, वो वहीं पे पता चला। डॉक्टर हीरालाल, डॉक्टर राकेश, बहुत अच्छे डॉक्टर्स, उन्होंने मेरी बहुत अच्छे से काउंसलिंग की। मैं कुछ गड़बड़ भी करती थी, क्योंकि वही था कि एक पे भरोसा नहीं था, आयुर्वेदिक भी लेना है और नेचुरोपैथी भी लेना है, सब कुछ। तो एक बार उन्होंने किसी को बताते हुए सुन लिया कि मैं दूसरा ट्रीटमेंट भी ले रही हूँ, तब उन्होंने मना किया। मैंने जबकि उनको नहीं बताया था, उन्होंने सुन लिया मैं किसी से बात कर रही थी। तो उन्होंने बताया कि आपको पता है हमने आपके ऊपर 8 महीने दिए हैं, और हमें पता नहीं चलेगा, आपका ट्रीटमेंट गड़बड़ हो जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा कौन सी दवाई आपके ऊपर कितना एक्ट कर रही है या रिएक्ट कर रही है। फिर मैंने बताया कि मैं गेहूं के जवारे लेती हूँ, उन्होंने उसको भी बंद करवाया कि नहीं, आपकी बॉडी में ऑलरेडी इतने सारे टॉक्सिन हैं और वो कहाँ कहाँ से आते हैं आपको नहीं पता। फिर मैंने डॉक्टर्स को समझा, बस मैं जैसा कहते थे मैं वैसा ही करती चली गई। तो आज तक मुझे कोई भी शिकायत नहीं है, ना डॉक्टर्स से, ना ट्रीटमेंट से, ना खुद से, क्योंकि तीनों का कॉम्बिनेशन मैंने बिठाया। तो बुढ़ापे में जब तक ठहराव नहीं आए तब तक बुढ़ापा किसी भी काम का नहीं है। बुढ़ापे में आपको ठहराव सीखना पड़ेगा, अदरवाइज आप दूसरों के लिए प्रॉब्लम के क्रिएटर बन जाओगे। तो मैंने अपना आश्रम इसीलिए खोला, धीरे धीरे कर करके, कि अपने मन को मजबूत इसीलिए बनाया कि मैं अपनी सोच को एक नया आयाम दूं। बीमारियों से कैसे लड़ना है, कैसे बचना है, और कैसे अपने आप को संयमित रखना है आध्यात्म के सहारे, ये मेरा इस आश्रम के जरिए एक प्रयोग भी होगा। इसलिए मैं किसी बंधन में नहीं बंधी, ना मैं ओम शांति के बंधन में, ना मैं किसी और बंधन, जिसको जो रास्ता, लेकिन आपको एक पॉजिटिव रास्ता लेके चलना पड़ेगा, उसमें आपके लिए जीवन सहज होगा। क्योंकि मेरे पास थोड़ा बहुत धन जो भी पेंशन का है वही है, और ये मकान है, उसी में ही मुझे चलाना है। ना मुझे चैरिटी लेनी है किसी से, ना मुझे सरकार के आगे हाथ फैलाने हैं। पहले आपके पास अपना जो कुछ है आप उसको सफल करके दिखाओ, फिर ही आप दूसरों से कुछ ना कुछ मांगने के हकदार होते हो। मेरा अपने ऐसा ही सोचना है। तो मैं उसी में तभी चला पाऊंगी जब दूसरे लोग मेरे अनुसार थोड़ा थोड़ा चलेंगे और मैं उनके अनुसार चलूंगी। हमारा तारतम्य अच्छा होगा तभी हमारा चलना अच्छा होगा, चलाना अच्छा होगा। केवल आश्रम टारगेट होता तो मैं कहीं से भी, बस स्टैंड से कहीं से भी ले आती बुजुर्ग और उनको चलाती, लेकिन वो मेरा नहीं है, क्योंकि मैं वो नहीं कर पाऊंगी। मुझे थोड़े से ठहराव वाले लोग चाहिए जो शुरू से अपना भाव लेकर चलते हो, भक्ति में, आध्यात्म में, ज्ञान में, कुछ ना कुछ अच्छाई में, कुछ क्रिएटिविटी में, ताकि उनके थोड़ा सा ठहराव हो और हम थोड़ा थोड़ा करके एक दूसरे को समझ करके चला पाए। तो बस यही है, मैं धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक यात्रा डाल रही हूँ ताकि लोग समझें, सोच समझ करके ही एंट्री हो, तो मेरे लिए भी अच्छा है। और मैं तो दूसरे को तैयार थी घर को सौंपने के लिए कि आप चलाइए भाई साहब, किसी को मैंने बताऊंगी उनके बारे में भी, उनको बोल दिया था। लेकिन मेरा ये था कि इस घर का नाम ना बदले, जब भी कभी हो। अगर मैं चलाने में सक्षम हो गई, समर्थ हो गई, मेरे विचारों में अच्छा हो गया और चला पाई खुद के बल पर,
तो फिर मैं इसको बड़ा करूँगी। तो धीरे धीरे हम ऐड पे भी काम शुरू करेंगे, हम ऐड भी दे रहे हैं धीरे धीरे। तो वही लोग आएंगे जो नीडी होंगे, ग्रीडी नहीं होंगे। ग्रीडी जोन मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल नीडी जोन चाहिए। चाहे वो बुढ़ापा हो, चाहे जो सेवाएं देने वाले आए वे भी नीड वाले हो, कि हम नीडी की मदद कर पाए, उनके अंदर भी ग्रीटिंग ना हो। तो मैं उनको अच्छे से ग्रीटिंग दूंगी, बहुत आदर दूंगी, मुझे अच्छा लगेगा उनको भी सत्कार करना। और मैं अपना भाग्य समझूंगी कि मैं उनकी सेवा में समर्पण भाव से लग रही हूँ। आप सब मेरी इस आध्यात्मिक यात्रा को सुने, समझें और मुझे सपोर्ट करें।